हेलो स्टूडेंट्स। तो इस वीडियो में हम लोग प्लेटो की जो थ्योरीज हैं, रिमेनिंग थ्योरीज, उनको पढ़ेंगे। पिछले वीडियो में हमने देखा था प्लेटोज थ्योरी ऑफ जस्टिस। उनकी थ्योरी ऑफ जस्टिस जो है वो इंडिविजुअल लेवल पे भी है, एंड व्हेन अ जस्ट इंडिविजुअल इज देयर, या फिर व्हेन इंडिविजुअल्स बिकम जस्ट, देन ओवरऑल सोसाइटी ऑल्सो बिकम्स जस्ट। इसी सेंस में प्लेटो ने कहा था स्टेट इज इंडिविजुअल्स रिट लार्ज। जस्ट इंडिविजुअल के लिए उन्होंने क्या कहा था कि इंसान को अपने तीनों जो ट्रेट्स हैं सोल के, दैट इज रीजनिंग, करेज एंड एपेटाइट, वो तीनों ट्रेट्स जो हैं सोल के वो फंक्शनल होने चाहिए। रीजनिंग शुड बी एबल टू कंट्रोल spirit that leads to courage, and appetite that leads to desire. तो reasoning should have control over these two aspects. और तीसरा important point for an individual to become just is that the individual must choose his or her profession as per his or her dominant trait. ये तीन बेसिस के ऊपर फिर प्लेटो ने दिया था कि कैसे एक इंडिविजुअल जस्ट या फेयर हो सकता है। और समाज में जब ज़्यादातर लोग जस्ट या फेयर होंगे तो समाज जस्ट या फेयर होगा, क्योंकि समाज में अलग अलग क्लास अपने अपने काम पे फोकस करेगा। नो वन विल इंटरफेयर इनटू अदर्स वर्क। अब कैसे एक इंसान अपने डोमिनेंट ट्रेट को पहचाने, कैसे उसके जो तीन सोल के अंदर के ट्रेट्स हैं वो फंक्शनल हों, इसके लिए प्लेटो ने दिया है थ्योरी ऑफ एजुकेशन। तो प्लेटोज थ्योरी ऑफ एजुकेशन इज कंसिडर्ड एज लॉजिकल रिजल्ट ऑफ हिज थ्योरी ऑफ जस्टिस। कि अगर हमें जस्टिस अटेन करना है तो हमें एजुकेशन सिस्टम इस हिसाब से बनाना होगा ताकि लोग अब आइडेंटिफाई कर पाएं उनकी स्पिरिचुअल क्वालिटी, साथ ही साथ डेवलप कर पाएं उनकी स्पिरिचुअल क्वालिटी। क्योंकि जस्ट होने के लिए तीनों जो स्पिरिचुअल एस्पेक्ट हैं या सोल के एस्पेक्ट्स हैं, रीजनिंग, स्पिरिट, एपेटाइट, वो फंक्शनल होने चाहिए और अपने डोमिनेंट ट्रेट के हिसाब से प्रोफेशन चुनना है। तो इसके लिए उन्होंने दिया प्लेटो ने थ्योरी ऑफ एजुकेशन, सो दैट लोगों को आइडेंटिफाई किया जा सके ऑन द बेसिस ऑफ देयर डोमिनेंट ट्रेट और उनको उसी हिसाब से फिर प्रोफेशन में भेजा जा सके। भाई किसकी डोमिनेंट ट्रेट क्या है और कैसे आइडेंटिफाई होगी, तो उसी के लिए बेसिकली प्लेटो ने दिया है थ्योरी ऑफ एजुकेशन। तो थ्योरी ऑफ एजुकेशन कैन बी कंसिडर्ड एज ए फाउंडेशन ऑफ प्लेटोज जस्ट स्टेट। जब तक बढ़िया एजुकेशन सिस्टम नहीं होगा तब तक लोग आइडेंटिफाई नहीं किए जा सकेंगे कि उनका डोमिनेंट ट्रेट क्या है और उस हिसाब से उनका प्रोफेशन नहीं दिया जा सकेगा। तो सबसे पहली बात जो प्लेटो कहते हैं वो ये है कि देयर शुड बी स्टेट स्पॉन्सर्ड एजुकेशन। एजुकेशन प्राइवेट नहीं होना चाहिए, सरकार को एजुकेशन सिस्टम रन करना चाहिए। इनफैक्ट प्लेटो कहते हैं कि सरकार का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन है इज टू इम्पार्ट एजुकेशन, एंड एजुकेशन सिस्टम शुड बी लाइक दिस कि उसके बेसिस पे लोग के डोमिनेंट ट्रेट्स आइडेंटिफाई हो और उनके हिसाब से उनको अलग अलग प्रोफेशन में भेजा जाए। तो स्टेट का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन होना चाहिए इम्पार्टिंग एजुकेशन। इसी सेंस में प्लेटो कहते हैं कि स्टेट इज एक्चुअली ए पेडागॉगिक इंस्टीट्यूशन। स्टेट के जो बाकी काम है जैसे मिलिट्री फंक्शन है, उतना ही इंपॉर्टेंट फंक्शन है एजुकेशन देना। इसी सेंस में उन्होंने कहा कि स्टेट इज ए पेडागॉगिक इंस्टीट्यूशन। तो एजुकेशन के ऊपर इतना एम्फेसाइज किया है प्लेटो ने। यहाँ पे भी सोक्रेटस का इन्फ्लुएंस दिखता है प्लेटो के ऊपर। तो सोक्रेटस ने तो लगभग हर चीज में ही प्लेटो को इन्फ्लुएंस किया, उनकी डायलेक्टिक थ्योरी हो या फिर उनका जो फिर रीजनिंग पे एम्फेसाइज करना हो, थ्योरी ऑफ आइडियाज हो, हर जगह तो सोक्रेटस का इन्फ्लुएंस दिखता ही है। सोक्रेटस ने यह भी कहा था वर्च्यू इज नॉलेज, and that is the reason why Plato has given his elaborated system of education so that लोग अपने नॉलेज को बिल्ड कर पाएं और वर्चुअस हो पाएं। प्लेटो की थ्योरी ऑफ एजुकेशन जो उन्होंने लिखी, प्रपोज की इन हिज बुक द रिपब्लिक, उसकी तारीफ करते हुए रोसो, विच हु इज कंसिडर्ड टू बी वन ऑफ द ग्रेटेस्ट फिलोसोफर, इनके बारे में हम आगे पढ़ेंगे, ही इज 18th सेंचुरी फ्रेंच फिलोसोफर, उन्होंने अपनी बुक एमिली और ऑन एजुकेशन में कहा था कि प्लेटोज थ्योरी ऑफ एजुकेशन इज ग्रेटेस्ट बुक एवर रिटन ऑन एजुकेशन। ये तो मोटी मोटी बात हो गई
प्लेटो की थ्योरी ऑफ एजुकेशन के बारे में कि जस्ट स्टेट अगर बनाना है तो एजुकेशन सिस्टम वैसा होना चाहिए कि वो जस्ट इंडिविजुअल्स को डेवलप कर पाए, और जस्ट इंडिविजुअल्स को डेवलप करने के लिए उनको आइडेंटिफाई करना होगा और उस हिसाब से उनको प्रोफेशन में भेजना होगा। थोड़ा सा और देखते हैं, प्लेटो का जो थ्योरी ऑफ एजुकेशन था उस पे स्पार्टन सिस्टम, जो उस टाइम का जो दूसरा सिटी स्टेट था, जो राइवल सिटी स्टेट था, उसका भी इन्फ्लुएंस था। स्पार्टा के अंदर भी स्टेट स्पॉन्सर्ड एजुकेशन था, बट एथेंस में तब तक प्राइवेट एजुकेशन पे ज़्यादा एम्फेसिस रहता था। वेल्दी लोग ही एजुकेशन अटेन कर पाते थे, एंड दैट इज द रीजन वाई सोफिस्ट्स बहुत इन्फ्लुएंशियल लोग हो गए थे, क्योंकि सोफिस्ट्स वेयर प्राइवेट टीचर्स। आई होप आपको याद आ रही होगी, सोफिस्ट की बातों को काउंटर किया था सोक्रेटस ने। सोफिस्ट्स वेयर प्राइवेट टीचर्स। तो एथेंस में प्राइवेट एजुकेशन का दौर था, कल्चर था, जबकि स्पार्टा के अंदर स्टेट स्पॉन्सर्ड एजुकेशन था। तो प्लेटो चाहते थे कि स्पार्टा वाला सिस्टम एथेंस में आए। साथ ही साथ स्पार्टा के अंदर देयर वाज नो डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वुमेन एज फार एज अटेनमेंट ऑफ एजुकेशन इज कंसर्न। प्लेटो भी ऐसा ही चाहते थे कि एथेंस के समाज में वीमेन वेयर एक्सक्लूडेड, ऐसा नहीं होना चाहिए, बिकॉज दिस काइंड ऑफ एक्सक्लूजन लीड्स टू वेस्टेज ऑफ ह्यूमन रिसोर्स। वीमेन आर ऑल्सो कैपेबल, उनको अगर एजुकेट किया जाए तो वो भी स्टेट के लिए एक फ्रूटफुल रिसोर्स बन सकते हैं। स्पार्टा के अंदर एजुकेशन में मिलिट्री एंड फिजिकल ट्रेनिंग पे भी फोकस होता था। प्लेटो चाहते थे कि एथेंस के अंदर भी एजुकेशन सिस्टम ऐसा हो जो कॉम्प्रिहेंसिव हो, वेल एलाबोरेटेड हो और फिजिकल एंड मिलिट्री ट्रेनिंग पे भी फोकस पर करे। तो ये सब चीज़ें उन्होंने स्पार्टन एजुकेशन सिस्टम से ली। लेकिन साथ ही साथ एथेंस के अंदर जो कल्चर था ऑफ क्रिटिकल थिंकिंग एंड फिलोसफिकल टीचिंग का इन एजुकेशन सिस्टम, उसको भी रखने की उन्होंने कोशिश की। तो प्लेटो का जो थ्योरी ऑफ एजुकेशन, उसमें स्पार्टा का भी इन्फ्लुएंस दिखता है, जबकि एथेंस का जो कल्चर था फिलोसॉफिकल थिंकिंग, क्रिटिकल थिंकिंग, वो भी उन्होंने रिटेन किया और एक होल कॉम्प्रिहेंसिव सिस्टम बनाया। अब देखते हैं एग्जैक्टली उन्होंने अपने एजुकेशन सिस्टम में क्या प्रपोज किया है। वो कहते हैं कि स्टेट स्पॉन्सर्ड एजुकेशन होना चाहिए, एजुकेशन पूरी तरह से कौन चलाएगा, स्टेट मैनेज करेगी, और सारे बच्चे उनको स्टेट ही पढ़ाएगी, प्राइवेट एजुकेशन नहीं होना चाहिए। 0 से 6 साल की उम्र तक प्री प्राइमरी लेवल ऑफ एजुकेशन होगा, वहाँ पे फोकस होगा ऑन म्यूजिक एंड जिम्नास्टिक्स। यहाँ पे कोई बहुत डीपर पढ़ाई नहीं कराई जाएगी, म्यूजिक जिम्नास्टिक्स कराया जाएगा। इससे बच्चों का कैरेक्टर डेवलप होगा, म्यूजिक के थ्रू उनको मोरल लर्निंग दी जाएगी। ऐसे जैसे हमारे यहाँ जैसे कबीर के दोहे होते हैं ना, तो म्यूजिक के थ्रू मोरल लर्निंग दी जाएगी, ऐसा प्लेटो ने कहा। और जिम्नास्टिक्स के थ्रू फिजिकल स्ट्रेंथ डेवलप किया जाएगा, म्यूजिक के थ्रू मोरल लर्निंग देकर के कैरेक्टर डेवलप किया जाएगा। ये 6 साल की उम्र तक होगा। 6 साल के बाद 6 साल से लेकर के 18 साल तक बेसिक सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाएंगे, जैसे लिटरेचर, मैथमेटिक्स, ड्राइंग, आर्ट, रीडिंग एंड राइटिंग, ये सब सिखाया जाएगा। इससे क्या होगा, हर एक इंसान के अंदर फाउंडेशनल लर्निंग होगी। ये 18 साल तक की पढ़ाई सबको करनी है। फिर 18 साल की उम्र में पहला एग्जाम होगा, जिसको कहा गया फर्स्ट फिल्टरेशन स्टेज, जिसमें लोगों को कैटेगराइज किया जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ एप्टीट्यूड। जो उतने हायर रीजनिंग वाले लोग नहीं होंगे या करेजियस लोग नहीं होंगे, जिनका ज़्यादा इंक्लिनेशन होगा टुवार्ड्स बिजनेस इन ऑर्डर टू हैव मोर एंड मोर फुलफिलमेंट ऑफ एपेटाइट, मतलब सरल भाषा में कहें तो पहला जो फिल्टरेशन टेस्ट होगा, इसमें पहचान लिया जाएगा कि कौन से ऐसे लोग हैं जो बेसिकली मेन ऑफ कॉपर हैं। याद है आपको मिथ ऑफ मेटल वाली थ्योरी? तो यहाँ पे पहचान लिया जाएगा कि कौन से ऐसे लोग हैं जिनके अंदर डोमिनेंट ट्रेट है एपेटाइट का, और वैसे लोगों को फिर प्रोड्यूसर क्लास ज्वाइन करने के लिए भेजा जाएगा कि जाइए आप ट्रेड कीजिए, फार्मिंग कीजिए, आप अलग अलग तरीके के इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट कीजिए। जो बच जाएंगे उनकी 2 साल की और ट्रेनिंग होगी, फिजिकल एंड मिलिट्री ट्रेनिंग। फिर 20 साल की उम्र में सेकंड टेस्ट होगा, इसको कहा गया सेकंड फिल्टरेशन। यहाँ पे फिर से टेस्ट किया जाएगा और देखा जाएगा कि कौन से ऐसे लोग हैं जिनके अंदर करेज भी है, साथ ही साथ उनके अंदर रीजनिंग की एबिलिटी भी है। जिनके अंदर रीजनिंग की एबिलिटी कम पाई जाएगी, करेज ज़्यादा पाया जाएगा, उन सब लोगों को भेज दिया जाएगा टू ज्वाइन द सेकेंड क्लास, दैट इज द सोल्जर क्लास। और फिर जो लोग बच जाएंगे उनकी फर्दर हायर एजुकेशन शुरू होगी। ये हायर एजुकेशन बहुत लंबे समय तक चलेगी, 20 से लेकर के 50 साल तक की उम्र तक, क्योंकि ये सब लोग कौन हैं जिनकी रीजनिंग डोमिनेंट ट्रेट है, ये सब लोग एडमिनिस्ट्रेशन ज्वाइन करने वाले हैं, ब्यूरोक्रेट्स बनने वाले हैं। तो 20 से 50 साल की जो एजुकेशन होगी उसमें भी
दो स्टेजेज होंगे। 20 से 35 साल की उम्र तक में बेसिक फिलॉसफी, ज्योमेट्री, एथिक्स, डायलेक्टिक सिखाया जाएगा और इसके बाद कुछ लोगों को भेज दिया जाएगा बेसिक एडमिनिस्ट्रेशन ज्वाइन करने के लिए, जैसे हमारे यहाँ पे आईएएस आईपीएस होते हैं वैसे। और कुछ उसमें से जो बेहतर लोग होंगे उनकी नेक्स्ट लेवल की ट्रेनिंग होगी 35 से 50 साल तक की उम्र तक, प्रैक्टिकल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रेनिंग होगी। और 50 साल की उम्र तक जो भी इंसान अपना एजुकेशन कंप्लीट करेगा, हर तरीके के नॉलेज को अटेन करेगा, वो सब लोग एलिजिबल होंगे टू बिकम द किंग, बिकॉज दैट पर्सन हैज डोमिनेंट ट्रेट ऑफ रीजन, सो दैट पर्सन कैन बी कंसिडर्ड एज अ फिलोसोफर। सो इस तरीके का इंसान जिसने 50 साल की पढ़ाई पूरी कर ली है, जो इनसे सुपीरियर है, प्रोड्यूसर क्लास या सोल्जर क्लास से सुपीरियर है, 50 साल की पढ़ाई पूरी कर ली है, दैट पर्सन इज एलिजिबल टू बिकम फिलोसोफर किंग। तो ये एलैबोरेटेड एजुकेशन सिस्टम दिया है प्लेटो ने, जिसकी मदद से आइडेंटिफाई किया जाए कि कौन से लोगों के अंदर कौन सा डोमिनेंट ट्रेट है और फिर उस हिसाब से उनको प्रोफेशन में भेजा जाए, ताकि इंडिविजुअल लेवल पे जस्टिस हो सके। इंसान का जो डोमिनेंट ट्रेट है उस हिसाब से काम करेगा तो उस इंसान को जस्ट इंडिविजुअल बोला जाएगा। समाज में क्लास डिवीजन हो तो समाज में भी जस्टिस हो पाए ऑन द होल कलेक्टिव लेवल पे। प्लेटो का जो कॉन्सेप्ट है फिलोसोफर किंग का, उसके बारे में थोड़ी और बात करते हैं। एक बेसिक सा सवाल उठता है कि 50 साल की उम्र तक की पढ़ाई अगर एक से ज्यादा लोगों ने की तो क्या होगा। मान लीजिए 7-8 लोगों ने ये सारी पढ़ाई पूरी कर ली, सो 7-8 पीपल आर एलिजिबल टू बिकम फिलोसोफर किंग, देन व्हाट। तो फिर प्लेटो कहते हैं कि इस केस में उस इंसान को किंग बनाया जाएगा हु इज लीस्ट विलिंग टू रूल। अब ये बात ध्यान से समझनी है। प्लेटो का मानना है कि इन 7-8 लोगों में भी किसी की एबिलिटी ऑफ रीजनिंग तो हाईएस्ट होगी, कोई तो हाईएस्ट लेवल का फिलोसोफर होगा। उसको कैसे पहचाना जाए? उसको ऐसे पहचाना जाएगा कि उसकी रूल करने की इच्छा लीस्ट होगी। जब 8 लोग एलिजिबल हो गए मान लीजिए किंग बनने के लिए, तो उसमें से जो इंसान सबसे लीस्ट इंटरेस्टेड हो किंग बनने के लिए उसको बना दो किंग, क्योंकि इसका मतलब वो इंसान के अंदर बहुत स्ट्रॉन्ग डोमिनेंट ट्रेट है रीजनिंग का, विजडम का। उसको नॉलेज चाहिए, उसको पावर नहीं चाहिए। प्लेटो कहते हैं जिसको पावर नहीं चाहिए उसी को पावर देना चाहिए। इससे क्या होगा? करप्शन नहीं होगा, बिकॉज दैट पर्सन इज गाइडेड बाय रीजन। उसको अगर आप राजा की कुर्सी पे बिठा भी दोगे तो भी वो ग्रीडी काम नहीं करेगा, करप्शन नहीं करेगा, because that person does not crave for authority. He will see that position as a responsibility, not just as an authority to fulfill selfish interest. इसी कॉन्टेक्स्ट में प्लेटो कहते हैं those states are best governed where rulers are reluctant to govern. जहां रूलर्स की इच्छा ना हो उन्हीं को रूलर्स बनाओ। जो लोग एकदम ललायत हो, बेचैन हो, क्रेव कर रहे हो पावर ग्रैब करने के लिए, ऐसे लोगों को तो जैसे पावर मिलेगा वो तो तुरंत करप्शन करेंगे। तो उन 7-8 लोगों में भी जो हाईएस्ट लेवल का फिलोसोफर होगा, और वो कैसे पहचाना जाएगा? लीस्ट इंटरेस्टेड टू गवर्न, उसी को बनाओ किंग। कहीं ना कहीं प्लेटो इनडायरेक्टली चाहते थे कि उनको बना दिया जाए किंग। ठीक है, तो ऐसा भी कहा जाता है, कुछ थिंकर्स ने ऐसा भी कहा कि प्लेटो हिमसेल्फ वांटेड टू बिकम द किंग, लेकिन अब सीधा सीधा कैसे बोले, तो उन्होंने ये इनडायरेक्टली ये थ्योरीज दी हैं। अब प्लेटो की थ्योरी ऑफ एजुकेशन का थोड़ा सा असेसमेंट करते हैं, स्ट्रेंथ एंड वीकनेस देखते हैं। स्ट्रेंथ तो है ही, ऑफ कोर्स इसमें पॉजिटिव बातें तो हैं ही, क्योंकि प्लेटो की थ्योरी ऑफ एजुकेशन जो है वो कैरेक्टर बिल्डिंग पे फोकस कर रहा है, इंसानों के कैरेक्टर को आइडेंटिफाई करना और उसको बिल्ड करने पे फोकस कर रहा है। उससे क्या हो रहा है कि एप्टीट्यूड बेस्ड प्रोफेशन चुनने में मदद मिल रही है। आपका जिस डायरेक्शन में एप्टीट्यूड है, जिसके लिए आप बने हैं, बेहतर सूटेड हैं, आपको उसी डायरेक्शन में प्रोफेशन चुनने में मदद मिल रही है। जेंडर इक्वालिटी की भी बात आपको देखने को मिलेगी प्लेटो के थ्योरी ऑफ एजुकेशन में, क्योंकि प्लेटो डज नॉट डिस्क्रिमिनेट बिटवीन मेन एंड वीमेन। प्लेटो सेज कि इवन वीमेन कुड बिकम द और अचीव द हाईएस्ट लेवल, हाईएस्ट अथॉरिटी, यानी कि प्लेटो सेज कि इवन देयर कुड बी फिलोसोफर क्वींस एज वेल। तो ये सब अच्छी बातें तो हैं ही, मेरिट बेस्ड लीडरशिप है, नेशन बिल्डिंग पे भी फोकस हो रहा है, क्योंकि थ्योरी ऑफ एजुकेशन से क्या होगा कि हर इंसान को उसके डोमिनेंट ट्रेट के हिसाब से प्रोफेशन में भेजा जाएगा। तो देयर विल बी 3 मेन क्लासेस, आर्टिसन क्लास, soldier class and rural class, and no class will interfere into work of each other, so it will help in nation building. But there are several criticisms also of his theory of education. अनरियलिस्टिक है, लेंदी है, 50 साल तक पढ़ाई करनी होगी,
ठीक है, अनरियलिस्टिक है कि हर बच्चे को स्टेट ही पढ़ाएगा और सबको एक ही तरीके के एजुकेशन सिस्टम्स के थ्रू गुजरना है। इनफैक्ट देयर इज एक्सेसिव स्टेट कंट्रोल ऑल्सो। प्लेटो की थ्योरी ऑफ एजुकेशन में प्लेटो ने यह भी कहा है कि बच्चों को वही सारी चीजें सिखानी है जिससे स्टेट मजबूत हो। ऐसी कोई भी बात नहीं सिखानी है जो स्टेट के इंटरेस्ट के अगेंस्ट जा रहा हो, जिससे बच्चों के मन में स्टेट के लिए कोई क्रिटिसिज्म की भावना आए। तो जैसे क्या किया जाता है, कई बार क्या क्रिटिसिज्म किया जाता है करेंट टाइम्स में कि सरकार, ये क्रिटिसिज्म है, आई डोंट वांट टू टेक इट ऑन माई सेल्फ, ये मैं बस समझाने के लिए बता रहा हूँ कि ऐसा क्रिटिसिज्म करते हैं कुछ इंटेलेक्चुअल लोग कि सरकार जानबूझ करके एनसीईआरटी की किताबें में बदलाव कर रही है ताकि जो यंगर जनरेशन है उसकी क्रिटिकल थिंकिंग कम हो और अंधभक्ति ज़्यादा हो। ऐसा क्रिटिसिज्म आता है। ऐसा ही कुछ सजेस्ट किया था प्लेटो ने भी कि एजुकेशन सिस्टम ऐसा हो कि उसमें सेंसरशिप हो, मतलब जो चीजें स्टेट के अगेंस्ट जा रही हैं उसको रोका जाए, सेंसर किया जाए। एक्सेसिव स्टेट कंट्रोल हो एजुकेशन के करिकुलम को बनाने में, ताकि स्टेट के अगेंस्ट किसी के मन में कोई भी सवाल ना उठे, स्टेट को लेकर के एकदम विदाउट क्वेश्चन एलिजियंस आए। तो कहीं ना कहीं प्लेटो का थ्योरी ऑफ एजुकेशन जो है, इट प्रिवेंट्स फ्री विल एंड ओपन थिंकिंग। और जो रिलक्टेंट रूलर वाली बात है, इस पे तो खूब क्रिटिसाइज किया गया है प्लेटो को। उन्हीं के खुद जो डिसाइपल हैं अरिस्टोटल, उन्होंने खूब क्रिटिसाइज किया इस बात पे। रिलक्टेंट रूलर बोलते हैं क्या बात हुई, जो आदमी इंटरेस्टेड ही नहीं है किंग बनने को, उसको किंग बना दोगे तो और माल एडमिनिस्ट्रेशन कर देगा। को पता चलेगा ठीक है उसको विजडम चाहिए, वो पता चलेगा कि ऑफिस के टाइम में भी, यानी कि एडमिनिस्ट्रेटिव ड्यूटी के टाइम में भी बैठ के लाइब्रेरी में बुक पढ़ रहा है। तो रिलक्टेंट रूलर वाला तो जो है वो इससे तो और नुकसान होगा। तो प्लेटो का जो इंस्टीट्यूशन है फिलोसोफर किंग का, उसके बारे में थोड़ा और चर्चा करते हैं। ये जो कॉन्सेप्ट दिया उन्होंने फिलोसोफर किंग का, ही बिलीव कि पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स अराइज बिकॉज ऑफ करप्शन एंड इग्नोरेंस इन द रूलिंग क्लास। जो करेज वाले लोग हैं या एपेटाइट वाले लोग हैं वो बन जाते हैं किंग या एडमिनिस्ट्रेटर, इसी कारण से वो करप्शन करते हैं, क्योंकि करप्शन करने के लिए एपेटाइट होना चाहिए, ग्रीड होना चाहिए। तो ओनली दोज पीपल हु पॉजेस ट्रू नॉलेज शुड रूल, ऐसा मानते हैं प्लेटो। For Plato, until philosophers become rulers या rulers become philosophers, there is no end to the trouble of the states। और फिलोसोफर किंग बनने के लिए क्या करना होगा, 50 साल से ज्यादा उम्र तक की पढ़ाई करनी होगी, अपना खुद का कोई प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं होना चाहिए या कोई प्राइवेट फैमिली नहीं होनी चाहिए। इसके बारे में हम लोग थोड़ा और आगे देखेंगे, जिसको प्लेटो कहते हैं थ्योरी ऑफ कम्युनिज्म। तो ना किंग की अपनी कोई प्राइवेट प्रॉपर्टी होनी चाहिए, ना कोई फैमिली होनी चाहिए, 50 साल की रिगरस एजुकेशन कंप्लीट की होनी चाहिए। ये सब कहते हैं प्लेटो। ऐसा ही इंसान बन पाएगा फिलोसोफर किंग। और फिर फिलोसोफर किंग की पावर देखो, फिलोसोफर किंग की पावर के ऊपर कोई लिमिटेशन नहीं होगा। देयर वुड बी नो लिमिटेशंस एट ऑल, देयर विल बी एब्सोल्यूट पावर बिकॉज ही हैज एब्सोल्यूट नॉलेज। मतलब फिलोसोफर किंग जिस तरीके का कानून बनाना चाहे वैसा कानून बना सकता है। प्लेटो सेज नो लॉ और ऑर्डिनेंस कैन बी माइटियर देन नॉलेज। तो नॉलेज किसके पास है, फिलोसोफर किंग के पास। वो जिस तरीके का कानून बनाना चाहेगा उसको बनाने की आजादी होनी चाहिए। लॉ से उसका, प्लेटो का मतलब है कस्टमरी लॉज या कॉमन सेंस, जो आम जनता जिस चीज को समाज में लॉ की तरह मानते हुए आ रही है। लॉ से उनका मतलब है कि पहले से स्टेट में जो भी कानून हैं, जो पहले से जब डेमोक्रेटिक सिस्टम था एथेंस में, जब प्लेटो ये थ्योरी दे रहे हैं उस टाइम में डेमोक्रेटिक सिस्टम था एथेंस में। तो उस टाइम में लोग मिल करके, जो रिच लोग थे उनके पास ही वोटिंग राइट्स हुआ करती थी, रिच एथेंसियन लोगों के पास वोटिंग राइट हुआ करती थी। तो उन्होंने मिल करके जो भी कानून बनाए थे, प्लेटो कहते हैं कि ये कानून फिलोसोफर किंग के लिए कोई लिमिटेशन नहीं होना चाहिए। फिलोसोफर किंग को लगता है तो इन कानून को वो रिवोक भी कर सकता है, बिकॉज फिलोसोफर किंग इज हिमसेल्फ सीधा सीधा मैनिफेस्टेशन ऑफ नॉलेज एंड विजडम, एंड नो लॉ और ऑर्डिनेंस कैन बी माइटियर देन हिज नॉलेज। कहते हैं प्लेटो कि फिलोसोफर किंग को कस्टम, ट्रेडिशंस या पुराने लॉज से रिस्ट्रिक्ट करने का जो एक्शन है ये बिल्कुल वैसा ही होगा जैसे एक बहुत वेल ट्रेंड सर्जन को आप
मैनुअल ऑफ फर्स्ट एड दिखा करके बोलें कि नहीं नहीं, इसमें जो लिखा है मैनुअल में उसी हिसाब से आप काम करो। आई जस्ट होप आप बात समझ रहे हैं। मैं समझाने के लिए दूसरा एग्जांपल दे देता हूँ कि जैसे आप तेंदुलकर को बोलें कि सर, क्रिकेट मैनुअल के हिसाब से, बैटिंग मैनुअल के हिसाब से आपको इसी तरीके से बैटिंग करनी है, आप इस तरह के शॉट्स नहीं लगा सकते, ये जो आप पर कट मार रहे हैं, ये क्रिकेटिंग भाषा में, क्रिकेट में थ्योरेटिकली ऐसा शॉट नहीं होता है। धोनी वाली मूवी देखी है आपने? धोनी, अगर आपने देखी हो तो धोनी को कहता है वी में खेलो, वी में खेलो, उसका बॉस जो कहता है वी शेप में खेलो। तो ऐसा नहीं होता। प्लेटो कह रहे हैं कि जो इस तरह के नॉलेजेबल लोग हैं, जैसे कि फिलोसोफर किंग है, उसको किसी मैनुअल से बांधना बेवकूफ़ी है। वैसे ही फिलोसोफर किंग को पुराने कस्टम्स, ट्रेडिशन, लॉज से बांधना बेवकूफ़ी है। पब्लिक ओपिनियन, जिसको कहा जाता है डॉक्सा, विच जनरली बिकम्स लॉ, इज inferior to philosophical knowledge, that is epistem. The philosopher king becomes a form of benevolent despot. Benevolent despot मतलब, उस डेस्पॉट को पहले समझिए। डेस्पॉट मतलब समवन जिसके पावर पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, एंड बेनेवोलेंट मतलब येट द पर्सन इज लविंग। बेनेवोलेंट डेस्पॉट आपको रियल लाइफ में देखना है तो घर में पापा को देखिए। अभी घर में तो कोई डेमोक्रेसी नहीं होती, पापा जो चाहेंगे वो होगा, मान लीजिए। येट पापा ऐसा कुछ भी नहीं करते जिससे बच्चों को तकलीफ हो, अननेसेसरी हरास नहीं करते। बच्चों के लिए स्ट्रिक्ट नियम बनाते हैं कि आपको पढ़ना है, होमवर्क करना है, बट उनके भले के लिए करते हैं। तो पापा में अपीयर लाइक अ डेस्पॉट। डेस्पॉट के लिए दूसरा शब्द हो सकता है, मान लीजिए डिक्टेटर, बट ही इज अ बेनेवोलेंट डेस्पॉट, मतलब लविंग डेस्पॉट। तो इसी तरीके का होना चाहिए फिलोसोफर किंग। फिलोसोफर किंग के ऊपर कोई कस्टम, कोई नियम नहीं चलना चाहिए, बट येट फिलोसोफर किंग विल वर्क फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपल because he is man of knowledge, and that is why Plato has used the word benevolent despot for the philosopher king. So no common law, no customs, tradition should limit philosopher king, but there should be one limitation on philosopher king, that is the constitution itself. एक मोटा मोटा, प्लाटो कहते हैं अपनी बुक द रिपब्लिक में कि एक मोटा मोटा संविधान होना चाहिए। उस संविधान को फिलोसोफर किंग भी नहीं बदल पाएगा। तो फिलोसोफर किंग शुड बी अलाउड टू मॉडिफाई ऑर्डिनरी लॉज बट नॉट द बेसिक स्ट्रक्चर विच विल बी रिटन इन द कॉन्स्टिट्यूशन। तो कहीं ना कहीं प्लेटो की वह बात आज भी हमारे देश में फॉलो होती है। प्लेटो की कई सारी बातें दुनिया के अलग अलग देशों में पॉलिटिकल एक्टिविटीज में देखी जाती हैं। हमारे देश में भी संविधान के कुछ बेसिक स्ट्रक्चर को नहीं ऑल्टर किया जा सकता। अब सवाल ये है, हमारे देश में कैसा है कि संविधान के अंदर कुछ बेसिक स्ट्रक्चर हैं, उनको नहीं बदला जा सकता, लेकिन संविधान के बाकी हिस्सों को बदला जा सकता है। प्लेटो के हिसाब से संविधान अपने आप में बेसिक स्ट्रक्चर है और उसको नहीं बदला जा सकता। उसके अलावा जो बाकी ऑर्डिनरी लॉज हैं उनको बदले जा सकते हैं, और उनको कौन बदलेगा? फिलोसोफर किंग। बट देयर विल बी अ कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन is the basic structure and that cannot be altered. Basic structure जिसके हिसाब से एडमिनिस्ट्रेशन मैनेज होगा। And who will create this constitution या basic structure of an administration? प्लेटो कहता है मैं खुद बनाऊंगा, मैं बनाऊंगा। देखो, प्लेटो कंसिडर हिमसेल्फ फिलोसोफर ऑफ फिलोसोफर्स। बोलता देखो मैं बनाऊंगा क्योंकि मैं सबसे वाइज इंसान हूं। तो इनडायरेक्टली प्लेटो सेड कि जो मैं कह रहा हूं चुपचाप से मान लो, और मेरे बाद जो लोग भी किंग्स होंगे, फिलोसोफर किंग, वो फिर इस तरह की, मतलब मेरी बातों को नहीं बदलेंगे, बाकी दे विल बी बेनेवोलेंट डेस्पॉट। तो इस तरीके से प्लेटो क्रिएटेड एन इंस्टीट्यूशन। थ्योरेटिकली ऑफ कोर्स रियल वर्ल्ड में तो कुछ नहीं हो रहा है, एथेंस में जैसे चल रहा था वैसे ही चल रहा है। प्लेटो अपनी बस थ्योरी दे रहे हैं। तो ही गेव एन इंस्टीट्यूशन ऑफ फिलोसोफर किंग। अब प्लेटो का जो सबसे बड़ा क्रिटिक है वो उसका खुद का डिसाइपल एरिस्टोटल है। प्लेटो के लगभग हर थ्योरी को एरिस्टोटल ने क्रिटिसाइज किया है। तो एरिस्टोटल हैज क्रिटिसाइज्ड हिज थ्योरी ऑफ फिलोसोफर किंग आल्सो। तो प्लेटो मानते हैं कि फिलोसोफर किंग का रूल होना चाहिए बिकॉज द बेस्ट पर्सन शुड रूल। जो आदमी सबसे समझदार है उसी का शासन होना चाहिए। एरिस्टोटल कहते हैं कि बेकार की बात है ये। प्लेटो की आइडिया जो है रेडिकल है। रेडिकल मतलब समथिंग विच is very difficult to implement in real world, which is impractical in other words. यूटोपियन मतलब too good to be true. तो अरिस्टोटल कहते हैं कि प्लेटो की बातें जो हैं वो रेडिकल हैं, यूटोपियन हैं। रेडिकल मतलब इम्प्रैक्टिकल, यूटोपियन मतलब टू गुड टू बी ट्रू, मतलब ऐसी बात बहुत सुनने में बड़ा अच्छा लगेगा लेकिन सच सही नहीं हो सकता।
वो हवाई बातें हैं। सरल भाषा में कहें तो यूटोपियन के लिए हिंदी भाषा हो सकता है हवाई, रेडिकल का मतलब हिंदी भाषा हो सकता है कि जो बहुत इम्प्रैक्टि मतलब जो जो ऐसा हो जो अ, आम ज़िंदगी से बहुत हट के हो, आम सोच से बहुत हट के हो, उसको कहा जाएगा रेडिकल, जिसका इम्प्लीमेंटेशन सोचना भी कठिन हो। तो प्लेटो के आइडियाज़ एरिस्टोटल के हिसाब से रेडिकल हैं, यूटोपियन है। एरिस्टोटल कहते हैं कि लॉ बेस्ट पर्सन शुड नॉट रूल, एक्चुअली देयर शुड बी रूल ऑफ लॉ। एरिस्टोटल के बारे में हम आगे पढ़ेंगे। तो एरिस्टोटल वाज द फर्स्ट पर्सन हु एम्फेसाइज्ड ऑन द फिलॉसफी ऑफ रूल ऑफ लॉ या कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। तो एरिस्टोटल एम्फेसाइज कि इंसान का रूल नहीं होना चाहिए, रूल ऑफ पर्सन से ज्यादा जरूरी है रूल ऑफ लॉ। व्हाई रूल ऑफ लॉ इज सुपीरियर टू रूल ऑफ पर्सन? बिकॉज वो कहते हैं लॉ इज रीजन विदाउट पैसन। पैसन मतलब हिंदी सरल भाषा में कहें तो जोश, शौक। अब शौक शौक में, जोश जोश में कभी कभार कोई इंसान गलत फैसले भी ले लेता है। इंसान को अगर आप लीडर बना दोगे तो शौक में, जोश में कभी कभार गलत फैसले भी ले सकता है। लेकिन लॉ जो होता है वो कलेक्टिव तरीके से बनाया जाता है, जिसमें बहुत सारे लोग मिल करके फैसला लेते हैं, तो वहां पे रीजनिंग मेन फोर्स होता है, ना कि पैशन। तो वहां पे आप देखोगे कि लॉ हमेशा ही सोच समझ करके बनेगा और वो कॉमन बेनिफिट के लिए बनेगा। लॉ इज क्रिएटेड विथ रीजन विदाउट पैशन। इवन फिलोसोफर किंग में भी करप्टेड, ऐसा अरिस्टोटल कह रहे हैं कि यार आपका फिलोसोफर किंग भी तो कभी कभार करप्ट हो सकता है। पावर कैन करप्ट एनीवन। ये जो कस्टमरी लॉज हैं, यानी कि कई सदियों से चले आ रहे वाले कई सारे कानून हैं, नियम, नियम कह लीजिए इसको, समाज के नियम, कि समाज में मैन एंड वीमेन के बीच में शादी होगी, बच्चे होंगे तो बच्चों का ध्यान फैमिली रखेगी, ये सब कस्टम्स हैं। दीज आर विजडम ऑफ एजेस। इनके पीछे कुछ ना कुछ तो लॉजिक होगा, तब तो ये इतने सदियों से चले आ रहे हैं। कुछ तो अच्छी बातें होंगी, तब तो सदियों से चले आ रहे हैं, ऐसा अरिस्टोटल कह रहे हैं। ऐसे एक बात, ऐसे हवाई बातों के में इसको रिजेक्ट नहीं कर देना है। दे मस्ट हैव सम सेंस इन देमसेल्फ। अरिस्टोटल कहते हैं कि देयर इज नो गारंटी दैट फिलोसोफर किंग विल एक्ट रैशनली ऑलवेज। और इसी कॉन्टेक्स्ट में फिर अरिस्टोटल ये भी कह देते हैं कि प्लेटोज मेडिसिन इज वर्स दैन द डिजीज इटसेल्फ। अरिस्टोटल मानते हैं कि हाँ, समाज में करप्शन, इमोरालिटी, इनजस्टिस की डिजीज हैं, लेकिन जो वो मेडिसिन प्रपोज कर रहे हैं, स्टेट कंट्रोल्ड एजुकेशन पूरी तरीके से, कॉन्सेप्ट ऑफ फिलोसोफर किंग, आगे हम आज ही देखेंगे कम्युनिज्म जो प्रपोज कर रहे हैं। कम्युनिज्म मैंने अभी तक बताया नहीं, ये सब बोलते हैं ये जो मेडिसिन प्लेटो ने प्रपोज किया है, इट इज वर्स देन द डिजीज इटसेल्फ। अरिस्टोटल ने इतना क्रिटिसाइज किया प्लेटो को कि प्लेटो को बाद में दबाव में आकर के अपनी थ्योरी को थोड़ा चेंज करना पड़ा। प्लेटो ने बाद में एक किताब लिखी द लॉज, इसमें प्लेटो ने एक्सेप्ट किया कि यस देयर इज इंपॉर्टेंस ऑफ लॉज एज वेल। प्लेटो ने तो पहले अपने बुक द रिपब्लिक में कहा कि नहीं, फिलोसोफर किंग होना चाहिए, बेस्ट पर्सन शुड रूल। फिर अरिस्टोटल ने क्रिटिसाइज किया कि नो, नॉट बेस्ट पर्सन, बट देयर शुड बी रूल ऑफ लॉ, नॉट द रूल ऑफ बेस्ट पर्सन। फिर अंडर प्रेशर प्लेटो रिवाइज्ड हिज अप्रोच अ लिटिल बिट, एंड इन हिज बुक द लॉ ही सेड कि yes there are importance of laws as well। तो ही एक्सेप्टेड सुप्रीमेसी ऑफ लॉ, कि लॉ भी महत्वपूर्ण है, कस्टमरी लॉज वगैरह जो ट्रेडिशनल लॉज हैं वो भी महत्वपूर्ण हैं। और इसी कारण से प्रोफेसर अर्नेस्ट बर्कर, हु हैज रिटन कमेंट्री ऑन ग्रीक पॉलिटिकल थॉट, मॉडर्न टाइम प्रोफेसर हैं ये, he said Aristotle's ideal polity is Plato's second best। प्लेटो के हिसाब से तो बेस्ट होना चाहिए when there should be rule of philosopher king। फिर प्लेटो ने बाद में इस बुक में माना कि ठीक है, अगर फिलोसोफर किंग नहीं चुन पा रहे हैं देन देयर शुड बी रूल ऑफ लॉ, जैसा अरिस्टोटल कह रहा है। अगर फिलोसोफर किंग नहीं हो पा रहा है, थ्योरी ऑफ एजुकेशन इंप्लीमेंट नहीं हो पा रही है, देन देयर शुड बी रूल ऑफ लॉ। उसी सेंस में प्रोफेसर अर्नेस्ट बार्कर कहते हैं कि अरिस्टोटल्स आइडियल पॉलिटी विच इज रूल ऑफ लॉ इज प्लेटोज सेकंड बेस्ट स्टेट। प्लेटोज बेस्ट स्टेट इज व्हाट? रूल ऑफ फिलोसोफर किंग। अब प्लेटो ने एक और बड़ी रेडिकल, अजीबो गरीब कह लीजिए, जो आम दुनिया की सच्चाई से काफी दूर हो, वैसी एक थ्योरी दी है, इसका नाम है थ्योरी ऑफ कम्युनिज्म, इन हिज बुक द रिपब्लिक। प्लेटो ने सिस्टम ऑफ एजुकेशन दिया जिसमें एकदम
डिटेल में बताया कि कैसे लोगों को चुना जाना चाहिए और उनको उस हिसाब से प्रोफेशन में भेजा जाना चाहिए। बट प्लेटो का मानना था कि जो रूलर क्लास या सोल्जर क्लास है, कलेक्टिवली उनको कहा जाता है गार्जियन क्लास, ये लोगों को तो इनके डोमिनेंट ट्रेट के हिसाब से इनके प्रोफेशन में भेजा गया। ऐसे करेज वाले को भेजा गया सोल्जर बनने के लिए, विजडम वाले को भेजा गया रूलर बनने के लिए। लेकिन कभी कभार क्या होगा कि इनके ऊपर भी ट्रेट ऑफ एपेटाइट हावी होगा। दे विल ऑल्सो गेट डोमिनेटेड बाई एपेटाइट या डिजायर टू हैव मनी एंड पावर। तो मतलब कभी कभार इनके मन में भी करप्शन करने की भावना आ सकती है, जबकि एजुकेशन सिस्टम से इनको बढ़िया से सेग्रीगेट किया गया है और उनके अंदर विजडम और करेज को डेवलप करके ही इनको सोल्जर क्लास और रूलर क्लास में भेजा गया है। येट उनके मन में करप्शन की भावना आ सकती है। तो ऐसी भावनाओं को प्रिवेंट करने के लिए प्लेटो ने दिया है थ्योरी ऑफ कम्युनिज्म। सो इसीलिए थ्योरी ऑफ एजुकेशन इज नोन एज प्राइमरी मैकेनिज्म, व्हाइल थ्योरी ऑफ कम्युनिज्म इज नोन एज सेकेंडरी मैकेनिज्म या सप्लीमेंट्री सेफगार्ड टू प्रिवेंट करप्शन। अब क्या एग्जैक्टली दिया है थ्योरी ऑफ कम्युनिज्म में प्लेटो ने, वो हम अगले पेज पे देखेंगे। लेकिन हम कम्युनिज्म आगे डिटेल में एक बार फिर से पढ़ेंगे जब हम लोग कार्ल मार्क्स की थ्योरी पढ़ेंगे। मार्क्स ने कम्युनिज्म के बारे में डिटेल में बताया है, बट मार्क्स का कम्युनिज्म और प्लेटो का कम्युनिज्म बहुत अलग है। यहीं पे थोड़ा सा अंतर देख लेते हैं, जब आगे मार्क्स का कम्युनिज्म पढ़ेंगे तो अंतर और क्लियर हो जाएगा। मार्क्स का जो कम्युनिज्म है वो इकोनॉमिक इनइक्वालिटी को कम करने के लिए है, जबकि प्लेटो का जो कम्युनिज्म है वो समाज में करप्शन को प्रिवेंट करने के लिए है। तो पर्पस ही अलग अलग है। प्लेटो वांटेड टू प्रिवेंट करप्शन व्हाइल मार्क्स कम्युनिज्म वांटेड टू एंड एक्सप्लॉयटेशन ऑफ वर्कर्स एंड रिमूव इनइक्वालिटी। प्लेटो के जो कम्युनिज्म है इट इज मेनली फॉर गार्जियन क्लास यानी कि रूलर्स एंड सोल्जर्स, जबकि मार्क्स का कम्युनिज्म अप्लाइज टू ऑल द क्लासेस। प्लेटो का जो कम्युनिज्म है इट एम्फेसाइजेज ऑन एबोलिशन ऑफ प्रॉपर्टी एंड फैमिली। तो प्लेटो का कम्युनिज्म मैंने अभी पढ़ाया नहीं है, अगले पेज पे मैं बताऊंगा, और मार्क्स का कम्युनिज्म तो हम लोग बाद में पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ पे मोटा मोटा अंतर देख रहे हैं, प्लेटो का कम्युनिज्म और मार्क्स का कम्युनिज्म बड़ा अलग है। प्लेटो एम्फेसाइज्ड ऑन एबोलिशमेंट ऑफ प्रॉपर्टी एंड फैमिली फॉर द गार्जियन क्लास, जबकि मार्क्स abolishes private property because it is means of production and private property पे ownership may lead to inequality in society and exploitation of the worker class। और प्लेटो के हिसाब से कैसे आएगा कम्युनिज्म? थ्रू सिस्टम ऑफ एजुकेशन एंड स्टेट कंट्रोल ओवर ह्यूमन एक्शंस। स्टेट जो है वो एजुकेशन रन करेगा, सब कुछ मैनेज करेगा, जबकि मार्क्स के हिसाब से देयर विल बी रिवॉल्यूशन ऑफ द वर्कर क्लास, वायलेंट ओवरथ्रो ऑफ द स्टेट एंड द कैपिटलिस्ट, एंड अल्टीमेटली अटेनमेंट ऑफ स्टेटलेसनेस विल बी देयर। तो यहाँ पे स्टेट कंट्रोल की बात हो रही है प्लेटो की थ्योरी में, और मार्क्स की थ्योरी में स्टेटलेसनेस की बात हो रही है। मैं मानता हूँ मैंने तो मार्क्स की कम्युनिज्म तो अभी पढ़ाई भी नहीं है, प्लेटो का कम्युनिज्म भी अगले पेज पे पढ़ाने वाला हूँ मैं। उसके पहले ये कंपैरिजन जो है काफ़ी सुपरफिशियल लगा होगा आपको, लेकिन नोट्स पर्सपेक्टिव से मैंने यहाँ बना करके दे दिया है। जब आगे हम लोग प्लेटो की कम्युनिज्म और मार्क्स की कम्युनिज्म दोनों पढ़ लेंगे, देन दिस विल बी मोर अंडरस्टैंडेबल। प्लेटो की कम्युनिज्म क्या है? प्लेटो की कम्युनिज्म जो है वो दो लेवल पे है। पहला है कम्युनिज्म ऑफ प्रॉपर्टी एंड दूसरा है कम्युनिज्म ऑफ फैमिली। प्लेटो कहते हैं कम्युनिज्म ऑफ प्रॉपर्टी देखे तो जो गार्जियन क्लास है यानी कि रूलर एंड जो सोल्जर क्लास है, दे कैन नॉट हैव देयर ओन प्राइवेट प्रॉपर्टी। अपनी खुद की संपत्ति नहीं हो सकती, उनको जो कुछ भी चाहिए, फूड शेल्टर चाहिए, दैट विल बी प्रोवाइडेड बाय द स्टेट। आज के टाइम में भी ऐसा कॉन्सेप्ट फॉलो होता है। आप देखिए, अगर आप आईएएस ऑफिसर हैं, एसीएस ऑफिसर हैं, सीनियर ब्यूरोक्रेट्स हैं, तो क्या होगा? आपको हर तरह की सुख सुविधा है, हर तरह की। आपको बड़ी बड़ी गाड़ियां मिलेंगी, घर मिलेगा, बंगला, गाड़ी, नौकर चाकर सब मिलेगा, आपको सब दिया जाएगा, आपकी सारी जरूरतें पूरी की जाएंगी। रिटायरमेंट के बाद भी आपको अच्छा खासा पेंशन दिया जाएगा, लेकिन आपको एक्यूमुलेट करने का पावर नहीं दिया जाएगा कि आप बैठे बटोरें अंबानी की तरह और अदानी की तरह अपने बैंक बैलेंस बनाएं। दैट विल नॉट बी अलाउड। सो योर नीड्स विल बी मेट बाय द स्टेट, बट यू विल नॉट बी अलाउड टू एक्यूमुलेट। सो देयर इज नो लिमिटेशन ऑन यूटिलाइजेशन। आपको सब चीज मिलेगा, बट एक्यूमुलेशन नहीं करना है, बिकॉज एक्यूमुलेट करने की कोई एंड नहीं होती, फिर इंसान ग्रीडी हो जाता है। और ग्रीडी लोग अगर गार्जियन क्लास में गए यानी कि रूलर बने या सोल्जर बने, तो फिर स्टेट खोखला हो जाएगा। तो ये इसलिए लाया गया है ताकि करप्शन को प्रिवेंट किया जा सके
क्योंकि करप्शन का मतलब ही होता है यूज ऑफ ऑफिस, पब्लिक ऑफिस फॉर प्राइवेट गेन। दूसरा है कम्युनिज्म ऑफ फैमिली, ऑल्सो नोन एज कम्युनिज्म ऑफ वाइफ्स। तो प्लेटो कहते हैं कि देयर शुड बी नो प्राइवेट फैमिली फॉर द गार्जियन क्लास, यानी कि रूलर एंड द सोल्जर्स का अपनी प्राइवेट फैमिली नहीं होनी चाहिए। प्राइवेट फैमिली के लिए जरूरी क्या है कि मैरिज होना चाहिए, जिसमें एक मेल एंड फीमेल अपने आप को आइडेंटिफाई कर पाए एज ए कपल। ये नहीं होना चाहिए प्लेटो के हिसाब से। जो गार्जियन क्लास है उसमें देयर शुड बी नो इंडिविजुअल एसोसिएटेड विथ अनदर इंडिविजुअल, कि ये मेरी वाइफ है, ये मेरा हस्बैंड है। मैरिज एंड रिप्रोडक्शन विल बी रेगुलेटेड बाय द स्टेट। आपस में लोग सेक्सुअल इंटरेक्शन कर सकते हैं पहली बात तो, लेकिन स्टेट तय करेगा कि कौन से दो लोग मिल करके एक बायोलॉजिकल चाइल्ड रिप्रोड्यूस करेंगे। चाइल्ड विल बी रेज्ड बाय द स्टेट, नॉट बाय द बायोलॉजिकल पेरेंट्स ऑल्सो। मतलब पहले तो स्टेट तय करेगा कि कौन से लोग मिल करके बच्चे पैदा करेंगे, और उस बच्चे को फिर पूरी तरीके से स्टेट पालेगा पोसेगा। इंडिविजुअल जो है जिम्मेदारी नहीं होगी बच्चे को पालने की। ऐसा क्यों किया प्लेटो ने? प्लेटो का मानना था कि फैमिली अगर होता है, पर्सनल फैमिली होता है, तो उससे नेपोटिज्म एंड फेवरेटिज्म की भावना आती है। जो रूलर क्लास है खासकर, या सोल्जर क्लास भी, उनके अपने बच्चे नहीं होने चाहिए। दे मस्ट ट्रीट ऑल सिटीजन्स इक्वली। वहीं प्लेटो कहते हैं कि जो तीसरा क्लास है, जो ये वाला क्लास है, आर्टिसन क्लास या प्रोड्यूसर क्लास, इसके ऊपर कम्युनिज्म की थ्योरी अप्लाई नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इसको तो जरूरत भी नहीं है। मतलब एक तो इसके पास बहुत ज्यादा पावर नहीं है कि ये करप्शन कर पाए। दूसरा, थोड़ा बहुत ग्रीड जरूरी है इसके लिए, क्योंकि एपेटाइट की भावना तो इसका नेचुरल ट्रेट है ना, तो इसके अंदर थोड़ी सी वेल्थ एक्यूमुलेट करने की टेंडेंसी तो पहले से है। इसके ऊपर वेल्थ एक्यूमुलेट करने पे लिमिटेशन लगा दिया जाएगा तो ये डीमोटिवेट हो जाएगा। इसका नेचुरल ट्रेट है, डोमिनेंट ट्रेट है टू एक्यूमुलेट वेल्थ, तभी तो ये आर्टिसन क्लास में है। और अगर इसके वेल्थ एक्यूमुलेशन पे लिमिटेशन लगा दिया गया, यानी कि इसके कम्युनिज्म ऑफ वेल्थ वाली थ्योरीज पे लगा दी गई, कम्युनिज्म ऑफ फैमिली वाली थ्योरीज पे लगा दी गई, तो ये डीमोटिवेट हो जाएगा। इसका डोमिनेंट ट्रेट है वेल्थ एक्यूमुलेट करना, और आदमी वेल्थ एक्यूमुलेट क्यों करता है? पहले खुद के लिए और बाद में अपने बच्चों के लिए, फिर उनके बच्चों के लिए। तो फैमिली अगर नहीं हुई, पर्सनल फैमिली नहीं हुई, प्राइवेट फैमिली, प्राइवेट वेल्थ नहीं हुआ, तो ये आदमी तो डीमोटिवेट हो जाएगा, अपने डोमिनेंट ट्रेट के हिसाब से काम करने की इसकी इच्छा ही नहीं होगी, फिर ये अनजस्ट हो जाएगा। तो इसीलिए प्लेटो कहते हैं कि फॉर द प्रोड्यूसर क्लास whose dominant trait is appetite, theory of communism is neither required नॉर डिजायरेबल। उसके लिए ना जरूरत है क्योंकि उसके पास पावर नहीं है, ना ही उसके लिए होना चाहिए क्योंकि उसका तो मोटिवेशन है फैमिली एंड वेल्थ। प्लेटो जब कहते हैं कि बेस्ट मैन शुड रिप्रोड्यूस विद बेस्ट वुमेन, तो ही एक्चुअली वांट्स टू प्रमोट द कॉन्सेप्ट ऑफ यूजेनिक्स। यूजेनिक्स मतलब गुड जीन्स, ईयू मतलब होता है गुड, जीन्स तो मतलब से आया है वर्ड जेनिक्स, मतलब बेस्ट मैन एंड बेस्ट वुमेन शुड रिप्रोड्यूस टू क्रिएट स्ट्रॉन्गर एंड सुपीरियर सिटीजन। क्योंकि प्लेटो वांटेड टू डेवलप एथेंस इन सच ए वे कि इट कुड चैलेंज स्पार्टा। स्पार्टा में कुछ हद तक ये यूजेनिक्स का कॉन्सेप्ट फॉलो होता था, तो प्लेटो वांटेड टू इम्प्लीमेंट देयर आल्सो। Plato is also sometimes known as the first feminist because he believed in equality of sexes and he wanted कि women should also be allowed to attain all education, and if they are capable then they should also be allowed to become philosopher queens. He believed that women do not suffer from any natural limitations, जो उस टाइम के और इनफैक्ट आज तक कई सारे लोग मानते हैं कि women have some natural limitations and that is why they cannot play important role in public spheres. Plato did not think like that. इसीलिए he is sometimes known as first feminist. अब प्लेटो के बारे में तो मैंने बताया, उनका सबसे बड़ा क्रिटिक ही है उनका खुद का डिसाइपल एरिस्टोटल। एरिस्टोटल हैज क्रिटिसाइज्ड प्लेटो on almost everything. He has criticized his theory of the institution of philosopher king that we have already seen. Aristotle has also criticized Plato's theory of communism. Aristotle फिर कहता है कि Plato is a physician whose diagnosis is correct but whose medicine is worse than the disease. एरिस्टोटल कहता है कि देखो, कम्युनिज्म डिस्ट्रॉयज इंडिविजुअलिटी, इंसान अपनी खुद की आइडेंटिटी खो बैठेगा। देयर विल बी नो अफेक्शन बिटवीन पेरेंट्स एंड चिल्ड्रन, सो इट विल बी अ वीक सोशल बॉन्ड। मतलब गार्जियन क्लास जो है धीरे धीरे अपनी आइडेंटिटी खो बैठेगा, उनमें सोशल बॉन्ड भी नहीं बचेगा।
प्लेटो का जो थ्योरी है इम्प्रैक्टिकल है, अननेचुरल, ऐसा अरिस्टोटल कहता है। प्लेटो ने अपनी थ्योरी को एकदम एक्सट्रीम पे ले गए हैं। इन द नेम ऑफ मेकिंग स्टेट पावरफुल एंड स्ट्रांग, प्लेटो हैज टेकन हिज थ्योरी टू द एक्सट्रीम। गार्जियन क्लास के लिए, रूलर्स और सोल्जर क्लास के लिए तो पूरा एक बैरक लाइक सिस्टम बना दिया, जैसे आर्मी बैरक होता है वैसे बना दिया है, ऐसा अरिस्टोटल कहते हैं। इट्स अ टोटलिटेरियन स्टेट। टोटलिटेरियन स्टेट का डेफिनेशन मैं आगे आपको बताऊंगा, बट अभी मोटा मोटा ऐसा समझिए कि टोटलिटेरियन स्टेट इज द वन दैट कंट्रोल्स ऑल द एस्पेक्ट्स ऑफ अ ह्यूमन इंडिविजुअल। आपके पर्सनल लाइफ को भी पूरी तरह से कंट्रोल करे तो वैसे स्टेट को कहा जाता है टोटलिटेरियन स्टेट। जैसे आज के टाइम में नॉर्थ कोरिया की सरकारों को कहा जाता है टोटलिटेरियन स्टेट। आप किस तरीके के भगवान में मानेंगे, किस तरीके का हेयर स्टाइल रख सकते हैं, लगभग हर चीज पे कंट्रोल करता है। प्लेटो का स्टेट वैसा ही हो रहा है, ऐसा अरिस्टोटल ने कहा, टोटलिटेरियन। प्लेटो इज रेडिकल, जबकि अरिस्टोटल ना थोड़ा कंजर्वेटिव था, वो थोड़ा मॉडरेट थिंकिंग का था, वो इतना एक्सट्रीम स्टेप लेने वाला आदमी नहीं था। एंड दैट इज व्हाई ही क्रिटिसाइज्ड प्लेटो ऑन ऑलमोस्ट एवरी एस्पेक्ट। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग प्लेटो की थोड़ी सी जनरल एनालिसिस करेंगे, ओवरऑल उनकी थ्योरी के बारे में, क्या स्ट्रेंथ क्या वीकनेस। प्लेटो के कई सारे क्रिटिक्स हुए हैं, उसमें सबसे बड़ा क्रिटिक्स एरिस्टोटल, वो फिर से हम लोग देखेंगे। प्लेटो के कुछ सपोर्टर्स भी हैं, वो सब भी हम देखेंगे। सो नेक्स्ट वीडियो विल ऑल्सो बी ऑन प्लेटो एंड देन उसके बाद हम लोग अरिस्टोटल पे चले जाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।